अस्सलाम वालेकुम जी। ये नेक्स्ट वीडियो है हमारी और इस वीडियो में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लास्ट वीडियो में न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा चुके थे और इस वीडियो में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैं बताऊंगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये मतलब एक फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है और इसमें यही बात कही थी न्यूटन ने कि हर एक्शन, आप जो भी एक्शन करेंगे उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। मतलब कि आप सिंपल सी एग्जांपल है वॉकिंग की, और जो यहाँ सामने नज़र भी आ रही है आपको कि आप ग्राउंड पे जब स्टेप लेते हैं तो आप एक एक्शन करते हैं, तो आपने एक एक्शन लिया, फिर दूसरी तरफ से ग्राउंड आपको आगे की तरफ पुश करता है, तो ये रिएक्शन हो गया। एक एक्शन किया आपने, उसके बदले में एक आपको रिएक्शन मिला। इसी तरह यहाँ पे बुक रखी हुई है और ये भी एक बेहतरीन एग्जांपल है और यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, जो स्टेटमेंट है टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और इसमें जो है ना न्यूटन्स ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन दिया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट और सेकंड मैं आपको पहले बता चुका हूँ, थर्ड मैंने आपको भी बताया और इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं और यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगला टॉपिक ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आता है, जो मैंने पहले भी बात की थी। उस पर 3 तरह की मोशन थी, टाइप्स ऑफ मोशन में पहले हमने एक को डिस्कस किया और अब सर्कुलर मोशन की तरफ हम आ गए। पहले लीनियर मोशन की चीज़ें थी सारी और अब सर्कुलर मोशन के अंदर क्या क्या चीज़ें, उसको पढ़ने के लिए, सर्कुलर मोशन को स्टडी करने के लिए क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी टर्म्स, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। उनमें से एक कॉन्सेप्ट सेंट्रीपिटल फोर्स का भी है। सर्कुलर मोशन आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें भी स्पिन मोशन है, ऑर्बिटल मोशन है। स्पिन मोशन अपने एक्सिस पर घूमना और ऑर्बिटल मोशन जो होती है वो ऑर्बिट से निकला हुआ ऑर्बिटल होता है, तो वो ऑर्बिट में घूमना प्लैनेट्स का या किसी भी चीज़ का। आप एक बकेट ले लें, यहाँ लिए एक एग्जाम्पल है, बकेट ले लें और एक स्ट्रिंग, मतलब एक रोप ले लें, यहाँ पे स्ट्रिंग लगा और उससे ले लें और आप हैंड से ही उसको राउंड जो है ना उसको घुमाएं, रोटेट करें, तो फिर आपको जो है ना वो आप जो उसको पाथ प्रोवाइड करेंगे वो सर्कुलर पाथ हो जाएगा। और वो बकेट ऑफ वाटर, उसमें जो वाटर होगा ना वो जो है ना वो बाहर नहीं आएगा। सही है, आप उसको सर्कुलर मोशन करा रहे हैं। सही है, अब ये बात देखने की है कि ये वाटर, मतलब कि हम एक फोर्स लगा के इसको गोल गोल घुमा रहे हैं, वाटर बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तभी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि बाहर नहीं आ रहा, नीचे नहीं गिर रहा है पानी अंदर ही मौजूद है बकेट के। और पानी क्यों नहीं गिर रहा और भी बकेट हमारी तरफ क्यों नहीं आ रही, जब हम तो घूम पीछे की तरफ फोर्स क्यों लग रही है जब आप सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कर रहे हो उसे। तो ये जो फोर्स होती है, जो आप जिस फोर्स से हम घुमा रहे होते हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स, जो जिसकी डायरेक्शन इनवर्ड होती है, और आउटवर्ड जो बाहर पानी जिस फोर्स की वजह से नीचे नहीं आ रहा ग्राउंड पे, वो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इमेजिनरी फोर्स है और इसका भी फार्मूला वही होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले में ये डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पर, वेलोसिटी, और फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा Fc=mv²/r, और फार्मूले से ही जाहिर है कि किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। एक तो मास है, एक वेलोसिटी और एक रेडियस है। रेडियस से इन्वर्स का रिलेशन है इसका, और रेडियस मतलब कि इन्वर्स का रिलेशन, रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी।
सही, क्योंकि ये इनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे शो हो रहा है फिगर में, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और ये जो बाहर की तरफ ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है इसका सर्कुलर पाथ। सही है, और रेडियस आप बढ़ाएंगे तो मास दूर होता जाएगा और सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगी खुद ब खुद। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स फिर आप बैलेंस कर सकते हैं, या तो मास, बॉडी का मास बढ़ जाएगा तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद आगे जो है ना आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, और इसका कॉन्सेप्ट यही कहता है हमें कि सर्कुलर पाथ में जब हम आप किसी चीज़ को रोटेट करते हैं तो वो जो फोर्स, जिस फोर्स की मदद से वो चल रही है, वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। ठीक है, ये सर्कुलर से निकला हुआ सेंट्रीपिटल सही नेसेसरी फोर्स होती है, वो नेसेसरी फोर्स जो उसको सर्कुलर पाथ में रखने के लिए ज़रूरी होती है। आगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लिखा हुआ है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आउटवर्ड की डायरेक्शन में होती है, मतलब ये आप कि आप एक सर्कुलर पाथ में, तो ये सर्कुलर पाथ ख़त्म करने के लिए होती है। सर्कुलर पाथ से जब एक बॉडी हटेगी तो इसका मतलब ये है कि उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो गई है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी भी सूरत में हो सकती है, वो इनर्शियल फोर्स कहला सकती है, फ्रिक्शनल फोर्स कहला सकती है। तो वो जब उसमें से निकलेगी ना, तो उसमें से जब निकलेगी वो कौन सी चीज़ ज़िम्मेदार होगी, कौन सी फोर्स ज़िम्मेदार होगी, उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू लीव द सर्कुलर पाथ एंड फ्लाई ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे वो उसमें से निकलने के लिए जो फोर्स होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। और यहाँ पे वो लिखा है दैट एक्ट्स आउटवर्ड ऑन अ बॉडी विच मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ वही सर्कुलर पाथ। यहाँ पे वही चीज़ें नहीं है, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फ्यूगल फोर्स इज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू सेंटर। इक्वल होगा तब भी वो सर्कुलर मोशन कर सकती है, अगर ज़रा सा भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ी तो वो कर्व पास से आउट हो जाएगी। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन लिखी हुई है। सेंट्रीफ्यूग अप्लायंसेस आर यूज्ड टू सेपरेट हैवियर पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स इन लिक्विड। और इसके बहुत सारी यूजेस हैं, इसकी वजह से बहुत सी चीज़ें हम करते हैं, रोड बैंकिंग और क्रीम सेपरेटर, इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल है, क्योंकि ये आउटवर्ड फोर्स होती है, इसके ज़रिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स लगा के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इस्तेमाल करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्ट कहीं अप्लाई नहीं होती। तो ये कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है। फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट ना ये कि दो बॉडी हैं, सही है, एक बॉडी को आप एक सरफेस पर मतलब कि उस पर फोर्स लगा रहे हैं और आप उसको एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर रहे हैं, सही है। अब वो जो बॉडी जिस सरफेस पर जा रही है वो फ्रिक्शन होगा वहाँ पे, और बॉडी और जो सरफेस उसका कांटेक्ट होगा। ठीक है, उसका कांटेक्ट होता है, उसमें कांटेक्ट जब होगा तो फिर वो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगी, और ये कांटेक्ट फोर्स है ये, सही है। और क्यों होती है, आपकी जो चीज़ें आप बनाते हैं उसमें रफनेस होती है, सही है। अगर फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए तो हम चल नहीं सकते। फ्रिक्शन फोर्स एक ज़रूरी नेसेसरी फोर्स है, हम वॉक नहीं कर सकते, हम स्लिप हो जाएंगे। हर चीज़ में जैसे जैसे इस पर हम वॉक कर पाते हैं वो सब फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पे मौजूद होती है, तभी हम वहाँ पे हमारे जो फूड्स हैं वो रुकते हैं, कि कांटेक्ट होता है उनसे, और वो फूड्स हमारे मोशन में नहीं आते। इसीलिए जो फ्रिक्शन होती है वो बहुत सी चीज़ों के दरमियान होती है। उसका फार्मूला भी ड्राफ्ट किया हुआ है, और यहाँ लिखा फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, इट कैन इंक्रीज टू अ सर्टेन वैल्यू नोन एज लिमिटिंग फोर्स। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स आर। The ratio between limiting force and normal reaction R is constant. It is represented by coefficient of friction F equals to mu R। ठीक है, और म्यू इसने बुलाए गए जो रेशो होता है वो 1 के बराबर होता है, 1 से लेस होगा। और फ्रिक्शन का कोफिशिएंट हर उसके लिए डिफरेंट होता है, हर सरफेस पे डिपेंड करता है वो, और इसकी टाइप्स हैं कुछ,
फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कि एक बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट से मोशन में जाने के नहीं, मतलब कि रोकेगी अपने आप को। जो मैंने इनर्शियल फोर्स बताई थी, तो वो अपने आप को इस स्टेट से निकलने के लिए, मतलब स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए वो फोर्स लगाएगी। वो फोर्स जो गिराएगी वो फ्रिक्शन फोर्स होगी। और जब रेस्ट से मोशन में जब हम कोशिश करते हैं एक बॉडी को, तो उसका फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। जो फोर्स ज़्यादा हो जाती है स्टैटिक फ्रिक्शन से, फ्रिक्शनल फोर्स से, और फिर इसी वजह से फिर मूवमेंट हो पाती है, मोशन हो पाती है। और इस मैक्सिमम फोर्स जो लगाते हैं, और उस पर भी आपकी मतलब कि जैसे एक 50 न्यूटन फोर्स है, सही है, आप 50 न्यूटन फोर्स से ज़्यादा लगाएंगे तो बॉडी मूव करेगी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 50 होगा। जब आपने 50 लगाई तो ये मैक्सिमम फोर्स स्टैटिक फोर्स हो गई, और ये कहलाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होती है ना, वो फ्रिक्शन होती है जो चलने वाली बॉडी को पर अप्लाई हो, मतलब एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी मोशन को जो उसके ख़िलाफ़ रेजिस्ट करे, उस फोर्स, उस जो है ना अगेंस्ट मोशन, ये जो फोर्स लग रही होती है, वो फोर्स जो है ना वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाती है, फ्रिक्शनल फोर्स कहलाती है। और लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। रेस्ट से मोशन में ले जाने के लिए एक बॉडी को जो फोर्स लगती है ना, वो फोर्स सबसे ज़्यादा होती है, मतलब कि वो जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा था वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। अगले जो आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन आता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एक बॉडी दूसरी बॉडी पे स्लाइड कर रही है, तो ये फ्रिक्शन दो सरफेस के दरमियान जो होता है ना, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। मैंने फ्रिक्शन ही आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शन के ज़रिए समझाया। रोलिंग फ्रिक्शन, रोल कर रहे हैं एक चीज़ को आप किसी भी सरफेस पे, कर्टेन को, कारपेट को रोल कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी चीज़, या पाइप को रोल कर रहे हैं, बड़े पाइप को, तो वो पाइप की जो फ्रिक्शन, मतलब जो रोल होने में और एक कम होती है, आमतौर पर आसानी से रोल कर पाते हैं हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को। इन केस ऑफ रोलिंग द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन इज़ लेसर, कॉन्टैक्ट कम होता है देन द कॉन्टैक्ट एरिया इन केस ऑफ स्लाइडिंग बॉडीज़। Therefore, ball bearings are used in vehicles that they reduce the contact area as compared to the contact area of axle and bush. A pedestal fan with ball bearings saves a lot of electricity. Therefore, the customers always select a fan with ball bearings rather than one with bush and axle. तो वो फ्रिक्शन के में यही बात है कि हम चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं अगर हमें मोशन चाहिए जिसमें फ्रिक्शन कम हो। रोलिंग फ्रिक्शन इस्तेमाल ही जाती है क्योंकि रोल करके चीज़ें आसानी से हम एक दूसरे से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और हम रोल फ्रिक्शन जो है ना उसमें कम अप्लाई होती है। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन हम अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक इजाज़त।